भी शब्द अपने आप में किसी दूसरे शब्द का पूर्ण पर्यायवाची होता ही नहीं है। अगर आप मुझे शिक्षक कहेंगे तो उस शब्द का अर्थ अलग है, अगर आप मुझसे इंसान कहेंगे तो उस शब्द का अर्थ अलग है। मैं किसी का पिता भी हो सकता हूं, मैं किसी का पुत्र भी हो सकता हूं। मतलब मुझे कोई तो शिक्षक कह रहा है, मुझे कोई पिता कह रहा है, मुझे कोई पुत्र कह रहा है, मुझे कोई भाई कह रहा है, मुझे कोई मित्र कह रहा है, तो मेरे लिए इतने शब्द प्रयोग हो रहे हो तो मेरे पर्यायवाची बन गए, तो पर्यायवाची नहीं बने गए। दरअसल प्रत्येक शब्द अपने आप में गूढ़ होता है, गहरा होता है, उसे हमें समझना होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को और स्पष्ट कर लें। मैंने आपके सामने बाल के पर्यायवाची लिखे हुए, उम्मीद है आपने पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि शब्दों की गूढ़ता क्या हो सकती है। जब बात केश की चलती है तो केश का मतलब होता है सिर के बाल। ये जो बाल हैं इनको हम केश कहते हैं। तो जो सिर के बाल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिर के बालों को, इनको हम भैया केश कह लेते हैं। जब बात कुंतल की आती तो कुंतल का है जो छाती के बाल हैं, जो छाती पर बाल होते हैं वे कुंतल कहलाते हैं। वहीं अगर मैं रोम की बात करूं तो मनुष्य के प्रत्येक शरीर पर आपने पढ़ा होगा कि जिनके कान बाहर हैं और शरीर पर बाल हैं वे सब स्तनधारी होते हैं, सभी बच्चों को पैदा करते हैं। और जिनके कान बाहर नहीं वे सब अंडे देते हैं। हम साइंस में पढ़ते हैं ना। तो भैया रोम का मतलब है शरीर के बाल, जो देह पर जो रोम है, जिनको रोंगटे कह देते हैं गांव की भाषा में, ये सब शरीर के बाल जो होते हैं इन्हें रोम कहा जाता है। लोम कह लेते हैं, इनको लोम भी कह लेते हैं कहीं कहीं। इसीलिए एक शब्द बनता है रोमांचित, कि साहब मैं तो उस दृश्य को देखकर रोमांचित हो गया, मेरा रोम रोम खिल गया। वहीं लट की अगर बात करें तो लट कहां है? चेहरे पर आती हुई बालों की एक शिखा। आपने देखा होगा कई महिलाएं जो है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक कुछ बालों को ऐसे आगे निकाल लेती हैं, अपने गाल पर लहराते हुए, अपने माथे पर लटकते हुए। या मान लो किसी भी पुरुष के कोई भी बाल हो, बाल अगर माथे या गाल पर लटक रहे हैं तो वो लट है, माने माथे या गाल पर लटकते कुछ बाल। ठीक है भैया। अलक, अलक क्या हो जाता है? अलक उन बालों को कहते हैं जो बाल सिर से तो नीचे हैं लेकिन कंधों से ऊपर हैं। तो एक तरह से अपन ये मान लें कि कान और पीछे तक के ये जो बाल हैं, सिर और कंधे से ऊपर के बालों को हम क्या कह देते हैं? सिर से नीचे और कंधे से ऊपर, इन बालों को हम क्या कह लेते हैं? अलक। जटा शब्द का प्रयोग अक्सर हम साधु संतों के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु जटा शब्द का अर्थ हम क्या लगा लेते हैं? जटा शब्द का जब हम अर्थ लगाते हैं तो इसका अर्थ हम लगा लेते हैं एड़ी तक फैले हुए बाल। फैले हुए बाल। किसी साधु महात्मा के बाल इतने लंबे हैं कि वो एड़ी को टच कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उनको? जटा। तो जटा शीस, तो शिव को हम जटाधर, जटाशंकर कहते हैं। जूड़ा, जूड़ा और चूड़ा सुनने में एक है पर दोनों शब्द अलग हैं। जूड़ा क्या बनता है? सिर के पीछे, पीछे जो घुमावदार बनेगा वो जूड़ा है, और सिर के ऊपर जो बनेगा वो चूड़ा है। तो भगवान शिव ऊपर बनाते हैं, इसीलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं? चंद्रचूड़, जिसके चूड़ामणि में, बच्चों का होता है ना चूड़ामणि संस्कार, तो ऊपर जो बनेगा सिर के पीछे, पीछे क्या है? जूड़ा। और सिर के ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? चूड़ा। वहीं चोटी क्या है? कमर तक, कमर तक अगर जो बाल बिखरे हैं वो क्या है? वो चोटी है। एक शब्द और अगर मैं बता दूं, बालों को कच कहती हैं। कच का मतलब होता है उलझे हुए बाल। आपने हनुमान जी के उस सुंदरकांड में, उसमें हनुमान चालीसा में आता ना कि कुंचित केसा, तो कुंचित केसा कैसे? करली हेयर, घुंघराले बाल। तो आपकी समझ में आई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी शब्द अपने आप में पूर्ण पर्यायवाची नहीं होता। उस शब्द का अपना एक निजी अर्थ होता है, पर यह है कि वो लमसम अर्थ देते हैं, एक जैसे अर्थ देते हैं, इसीलिए उन्हें हम समानार्थी मान लेते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस नॉलेज से, इस ज्ञान से, मेरे इस सेशन से वो जुड़ सकें, उनका भी भला हो सके। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल से जुड़ें, ताकि इस तरह की बहुत अनछुई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके।